प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है पंजाबी भाषा के इस पाठ्यक्रम बेसिक कोर्स इन पंजाबी में। अभी तक हमने पंजाब के बारे में बातचीत की है। आज हम पंजाबी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास के बारे में बातचीत करेंगे। पंजाबी भाषा का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। संस्कृत को भारत की सबसे प्राचीन भाषा माना जाता है। पंजाबी इसी आर्य भाषा संस्कृत की एक उत्तराधिकारी मानी जाती है। मुख्य रूप से पंजाब में बोले जाने के कारण इसे पंजाबी का नाम दिया गया। पंजाब शब्द फारसी भाषा के दो शब्द पंज और आब की संधि से बना हुआ शब्द है, जिसके अर्थ हैं 5 नदियों की धरती। इसलिए इस क्षेत्र में बोले जाने के कारण इसे ये नाम प्रदान किया गया। पंजाबी भारतीय यूरोपीय भाषा परिवार के आधुनिक दौर की एक भाषा है। अगर हम देखें तो भारतीय आर्य भाषा का विकास क्रम इस प्रकार है: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं जैसे बंगाली, गुजराती, पंजाबी इत्यादि। प्राचीन समय में पंजाबी भाषा के कई नाम मिलते हैं, जैसे मादरी, टक्की, ढक्की, टाकी, पैशाची इत्यादि। वर्तमान समय की पंजाबी, जिसका आरंभ 8वीं-9वीं सदी में हुआ, को कई नामों से पुकारा जाता रहा है, जैसे हिंदवी, हिंदोई, हिंदकी, मुल्तानी, लाहौरी, जटकी, गुरमुखी, लहिंदी और पंजाबी इत्यादि। पंजाबी भाषा और साहित्य के उद्भव और विकास को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत करके निर्धारित किया जा सकता है। इसका पहला पड़ाव 1000 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी तक का माना जा सकता है। कुछ विद्वान इस काल को आरंभिक काल के नाम से भी बुलाते हैं। इस दौर में कुछ महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कवि अदायमान की स्नेह हास्य। बहुत सारे विद्वान इसी कृति को पंजाबी भाषा का सर्वप्रथम उपलब्ध काव्य ग्रंथ मानते हैं। इस काव्य ग्रंथ की भाषा अपभ्रंश या पुरानी पंजाबी का एक अनूठा नमूना है, जो उस समय पंजाब में प्रयोग की जाती थी। अपभ्रंश मिश्रित आदिकालीन प्राचीन पंजाबी भाषा का स्वरूप नाथ जोगियों की रचनाओं में भी मिलता है। गोरखनाथ के अलावा मच्छंद्रनाथ, जलंधरनाथ, चरपटनाथ, चौरंगीनाथ, रतननाथ और गोपीनाथ इत्यादि के हवाले भी मिलते हैं। नाथ बाणी को पंजाबी भाषा या साहित्य के अंतर्गत रखने के कई कारण हैं। एक तो पंजाब की धरती पर नाथ जोगियों से संबंधित कई तथ्य प्राप्त होते हैं। नाथ जोगियों ने पंजाब के लोक जीवन और साहित्यिक विरासत को काफी हद तक प्रभावित किया। विद्वानों ने इनकी बोली को अपभ्रंश मिश्रित सादुकड़ी भाषा का नाम प्रदान किया है। भाषा की मिसाल खाया भी मरे, अणखाया भी मरे, गोरख कहे पूता संजमी तरे, दाम काढ़ बागन ले आया, माओ कहे मेरा पूत ब्याया, गीली लकड़ी को गुण लाया, तिन डाला मूल सण खाया। इसके उपरांत हमारे पास बाबा फरीद पंजाबी साहित्य के एक बड़े हस्ताक्षर हैं। बाबा फरीद के पूर्वज सदियों पहले ईरान से हिंदुस्तान में आकर बस गए थे। बाबा फरीद का जन्म 1172 में मुल्तान की धरती पर हुआ। बाबा फरीद के 112 श्लोक और 4 शब्द गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज हैं। बाबा फरीद एक सूफी फकीर थे, जिन्होंने लोगों को सूफियों के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उनसे पहले भी कई सूफी पंजाब की धरती पर कयाम कर चुके थे, लेकिन किसी ने भी अपनी
बात को प्रकट करने के लिए पंजाबी भाषा को माध्यम नहीं बनाया था। लेकिन बाबा फरीद ने इस मामले में पहल करते हुए पंजाबी भाषा में अपनी बात को लोगों के समक्ष रखा और उन्हें अपना मुरीद बना लिया। उनकी बानी पर अपभ्रंश रुचियों का कुछ प्रभाव भी नजर आता है, लेकिन बाबा फरीद की बानी में पंजाबी निखर कर सामने आने लगती है। बाबा फरीद की बाणी की भाषा पश्चिमी पंजाबी, मुल्तानी, लहिंदी है, जिस पर अपभ्रंश और साधुकड़ी भाषा का प्रभाव निश्चित रूप से दिखाई देता है, जिससे धीरे धीरे पंजाबी का स्वरूप निखरने लगता है। दूसरा पड़ाव 1500 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक का माना जाता है। विद्वान इस काल को पंजाबी साहित्य के मध्यकाल का नाम प्रदान करते हैं। यह काल पंजाबी साहित्य का सुनहरी काल है। इस समय में पंजाबी साहित्य का बहुमुखी विकास हुआ। पंजाबी साहित्य की अनेक धाराएं और अनेक विधाएं इसी काल में प्रफुल्लित हुईं और अनेक कालजयी और प्रामाणिक रचनाओं की सृजना इसी काल के दौरान हुई। इस काल में सर्वप्रथम गुरमत काव्यधारा अपने पूरे वेग के साथ प्रकट हुई। इसके बाद सूफी काव्यधारा, भक्ति काव्यधारा, किस्सा काव्य को प्रकट किया गया। तो दूसरी तरफ पंजाब, क्योंकि जंगों का अखाड़ा बना हुआ था, इसलिए यहाँ पर एक और विलक्षण काव्यधारा ने जन्म लिया, जिसका नाम वार काव्य रखा गया। हालांकि वार काव्य का सृजन पंजाबी साहित्य के आरंभिक काल से ही शुरू हो गया था, लेकिन इसका स्वरूप मध्यकाल में निखर कर हमारे सामने आता है। इसके अलावा गद्य साहित्य का सृजन भी इस काल में शिखर पर था, जिसमें से जन्म साखी साहित्य वर्णन योग्य है। गुरमत काव्यधारा में सबसे महत्वपूर्ण नाम गुरु नानक देव जी का है। गुरु नानक देव जी ने एक तरफ जहां पंजाब के लोगों को जात पात और अन्य कुरीतियों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया, वहीं दूसरी तरफ समय की हुकूमत को चुनौती देते हुए बाबर को भी वंगारा। गुरु नानक ने लोक बोली के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विचार और संदेश को प्रसारित किया। यह विचार न केवल पंजाब बल्कि भारतीय संस्कृति के लिए भी एकदम नए थे। गुरु नानक देव जी ने 17 रागों में बाणी का सृजन किया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं जपजी साहिब, आशा की वार, पट्टी इत्यादि हैं। गुरु नानक के आध्यात्मिक विचारों ने पंजाबी भाषा के प्रचार व प्रसार में बहुत योगदान दिया। गुरु नानक के बाद क्रमवार गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी और गुरु अर्जन देव जी ने लोगों में आध्यात्मिक विचारों का प्रचार किया। पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी ने 1604 ईस्वी में गुरु साहिबान और अन्य संतों और फकीरों की काव्य रचनाओं को संपादित करते हुए गुरु ग्रंथ साहब की संपादना का कार्य संपूर्ण किया। गुरु ग्रंथ साहब की संपादना में भाई गुरदास जी ने बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिया। उनके द्वारा 39 वारों की सृजना भी की गई। गुरमत साहित्य में भाई गुरदास जी को इतनी महत्ता प्रदान की गई है कि गुरुद्वारा साहब या अन्य किसी गुरमत समागम में उनके द्वारा रचित काव्य रचनाओं को कीर्तन के रूप में गाने की आज्ञा है, जबकि गुरु ग्रंथ साहिब से बाहर किसी भी काव्य रचना को कीर्तन के द्वारा गाने का आदेश नहीं है। उनके द्वारा रचे गए काव्य को गुरबानी की कुंजी अथवा चाबी का नाम दिया गया है। गुरमत साहित्य के उपरांत मध्यकाल में जो बड़ी लहर थी वह भक्ति साहित्य की है। गुरु अर्जन देव जी ने धर्म से ऊपर उठकर सभी धर्मों के संतों
भक्तों इत्यादि की काव्य सृजना को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित क्यों नहीं था। इसलिए गुरु ग्रंथ साहब में भक्त कबीर भी हैं, संत रविदास भी हैं, संत नामदेव भी हैं, धना भक्त भी हैं, भक्त सैन भी हैं और बाबा फरीद भी हैं। भक्ति साहित्य के बाद जो एक बड़ी परंपरा थी जिसने पंजाब के लोगों के दिल पर राज किया और ये आज तक भी जारी है, वह है सूफी साहित्य। मध्यकाल से पहले ही पंजाब में बाबा फरीद ने सूफी परंपरा को पैरों पर खड़ा कर दिया था। मध्यकाल में आते आते शाह हुसैन, सुल्तान बाहू इत्यादि ने अपने सूफी कलाम से लोगों के दिल में जगह बना ली थी जो आज तक कायम। इसी मध्यकाल में एक और काव्य परंपरा जिसने पैर पसारने शुरू किए वह थी किस्सा काव्य परंपरा। इस परंपरा के मुख्य नाम दामोदर, हाफिज बरखुरदार, पीलू जैसे किस्सा गो हैं जिन्होंने अलग अलग किस्सों को लोगों के सामने काव्य रूप में बयान किया। पंजाबी साहित्य का तीसरा पड़ाव 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक का है। मध्यकाल से गुजरता हुआ पंजाबी साहित्य एक ऐसे युग में दाखिल होता है जिसमें पंजाबी साहित्य अपनी साहित्यिक अमीरी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह दौर है जब पंजाब एक भारी राजनैतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। इसके कारण फारसी जैसी भाषा का प्रभाव पंजाबी समाज में पंजाबी भाषा के साथ बढ़ रहा था। इस दौर में गुरु गोबिंद सिंह जी नवें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी की बाणी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करते हैं और इसको पूर्ण गुरु का दर्जा प्रदान करते हैं। इसके अलावा वह खुद उच्च कोटि के साहित्यकार हैं जिन्होंने मित्र प्यारे नू, जफरनामा, जाप साहब, चंडी दीवार इत्यादि बहुत सारी सृजनाएं की। इसके अलावा उन्होंने पंजाब की मुर्दा ज़मीर को नींद से जगाया और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसी दौर में पंजाब के एक और सपूत वारिस शाह ने किस्सा हीर रांझा का लिखा और पंजाबी साहित्य के क्षेत्र में हमेशा के लिए अमरत्व हासिल कर लिया। ये एक ऐसी कालजयी रचना है जो हर पंजाबी के दिल में बसती है और पंजाब में इस किस्से को सुनने की एक बड़ी परंपरा रही है जो आज भी बादस्तूर जारी है। इसी दौर में कई और किस्साकार भी हुए जिन्होंने अलग अलग किस्सों के द्वारा पंजाबी साहित्य को अमीर किया। उनमें से हाशम शाह, कादर यार, फजल शाह इत्यादि प्रसिद्ध हैं। इस दौर का सबसे बड़ा सूफी बाबा बुल्ले शाह है जिन्होंने पंजाबी जबान में काफियां लिखी और गाई। बाबा बुल्ले शाह ने कसूर शहर को अपना सदर मुकाम बनाया जहां दूर दूर से लोग आज भी बाबा बुल्ले की मज़ार पर सजदा करने के लिए पहुंचते हैं। ये वह दौर है जब अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा जमा चुके हैं लेकिन पंजाब उनके पंजे से बाहर है। इसका मुख्य कारण पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का राज है। अंग्रेज हुकूमत में इतना साहस नहीं कि वह सतलुज दरिया पार करके महाराजा के क्षेत्र में दाखिल हो सके, लेकिन अंग्रेज इसके लिए लंबा इंतज़ार करते हैं और अनेकों मंसूबे बनाते हैं। जैसे ही महाराजा का देहांत होता है, महाराजा के राज में बुरछागर्दी आरंभ हो जाती है। राज करने वाले लोग आपस में मारकाट शुरू कर देते हैं जिसके नतीजे में अंग्रेज पंजाब को अपने कब्जे में कर लेते हैं। इसी मारकाट को एक शायर देखता है और अपनी कलम से कलम बंद करता है। उसका नाम शाह मोहम्मद है
जो जंगनामा नाम की एक साहित्य सृजना पंजाब वासियों की झोली में डालता है। यहीं से पंजाब की धरती पर धार्मिक राजनैतिक परिवर्तन आरंभ होता है, जिसका असर देर तक रहता है। इसी दौर में पंजाब में बोली जाने वाली भाषाओं को धर्म के साथ ऐसा जोड़ दिया जाता है कि लोग एक दूसरे की भाषा के खिलाफ हो जाते हैं। पंजाबी को सिखों के साथ, हिंदी को हिंदुओं के साथ और उर्दू एवं फारसी को मुसलमानों के साथ जोड़ दिया जाता है और इस प्रकार पंजाब के हृदय को बांट दिया जाता है। चौथा पड़ाव 1900 ईस्वी से लेकर आज तक। इस दौर में बहुत सारे उत्कृष्ट अदीबों ने पंजाबी साहित्य को अमीर किया। अगर हम केवल विधा के अनुसार देखें तो कई नाम हमारे सामने आते हैं जो पंजाबी साहित्य में एक अहम स्थान रखते हैं। जैसे आधुनिक पंजाबी कविता में देखा जाए तो भाई वीर सिंह, प्रोफेसर पूरन सिंह, अमृता प्रीतम, मोहन सिंह, बाबा बलवंत, धनीराम चातरिक, शिव कुमार बटालवी, पाश, जगतार, सुरजीत पातर इत्यादि प्रमुख नामों में शुमार किए जाते हैं। वहीं अगर पंजाबी उपन्यास के क्षेत्र को देखा जाए तो भाई वीर सिंह, नानक सिंह, अमृता प्रीतम, जसवंत सिंह कंवल, दिलीप कौर टिवाणा, गुरदयाल सिंह, रामस्वरूप अणखी, जसवीर मंड इत्यादि प्रसिद्ध नाम हमारे सामने आते हैं। कहानी के क्षेत्र में अगर देखें तो कुलवंत सिंह विर्क, रामस्वरूप अणखी, प्रेम प्रकाश, व्याम सिंह संधू, अजीत कौर, खालिद हुसैन जैसे नाम हमारे सामने प्रकट होते हैं। इसी प्रकार पंजाबी नाटक, पंजाबी गद्य, आलोचना, कोशकारी इत्यादि के क्षेत्र में बहुत से चर्चित नाम हैं जिनका विवरण इस छोटे से वीडियो में दे पाना संभव नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे पंजाबी ऐसे भी हैं जो विदेशों में रहते हुए पंजाबी साहित्य की सृजना करते रहे हैं, जिनमें रघुवीर ढंड, हरजीत अटवाल, अवतार जंडियालवी, जरनैल सेखा, नक्शदीप पंचकोहा, देव स्वीडन आदि प्रमुख हस्ताक्षर हैं। इसके अलावा आज़ादी के बाद पंजाब सरकार के द्वारा पंजाब में भाषा विभाग की स्थापना की गई, जिसने पंजाबी साहित्य के नए आयाम प्रकट किए। भाषा विभाग ने एक तरफ जहां विश्व और भारतीय भाषाओं के कालजयी साहित्य को अनुवाद के माध्यम द्वारा पंजाबी पाठकों तक पहुंचाने का कार्य किया, वहीं पंजाब में कोश बनाने के क्षेत्र में भाषा विभाग का अद्वितीय योगदान रहा है। भाषा विभाग के अलावा और भी कई ऐसी साहित्यिक संस्थाएं हैं जो पंजाबी भाषा और साहित्य को आगे ले जाने का कार्य कर रही हैं। वर्तमान में पंजाबी भाषा को कंप्यूटर के साथ जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं, जिससे पंजाबी भाषा के और विकास करने की असीम संभावनाएं हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पिछले 1000 वर्षों से पंजाबी भाषा और इसका साहित्य लगातार विकास करता हुआ आज के इस स्थान पर पहुंचता है, तो इसमें बहुत सारे कालजयी साहित्य के नमूने हमें देखने को प्राप्त होते हैं।